नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना एंशंट हिस्ट्री चल रहा है। हमने इससे पहले अपना सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक पीरियड, जैन धर्म, बौद्ध धर्म कंप्लीट किया। आज का जो हमारा टॉपिक है महाजन पद के बारे में है। महाजन पद क्या था, उसके कौन कौन से उसके अंदर जो स्टेट आज की जैसे स्टेट्स है ना, उसी की तरह आज की तरह ही उस टाइम पे महाजन पद कहलाते थे। देखते हैं जरा। हाँ जी, महाजन पद। पहले तो जनपद का मीनिंग समझते। जनपद क्या होता है? कहते किसी राज्य या मंडल का निश्चित सीमा वाला वह भाग या खंड जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है, उसे क्या बोलते हैं? जनपद बोलते हैं। एक ऐसा एरिया, ऐसा लैंड एरिया जिसके ऊपर किसका अधिकार हो, किसी प्रशासनिक अधिकारी का अधिकार हो, शासन करता हो, उसे क्या बोलते हैं? जनपद बोलते। एक एरिया डिसाइडेड होता है जिसके ऊपर। ठीक है जी, आगे देखते हैं। महाजनपद। महाजनपद का मतलब क्या होता है? महा मतलब बड़ा। महाजनपद एक यौगिक संज्ञा है जो महा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है महान और जनपद। महा प्लस यहाँ पे जनपद भी आएगा, जनपद। ठीक है जी, जिसका अर्थ है लोगों की तलहटी। पद होता है पैर रखने की जगह। ठीक है जी, जहाँ पे लोगों ने पैर रखा। ठीक है, जो एरिया जहाँ पे वो लोग रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। कहते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6वीं बीसी में, 6 बीसी में एक और जहाँ धार्मिक क्रांति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे धर्म उस टाइम पे फैले हुए थे, क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अत्यधिक परिवर्तन हुए। जैसे मैंने बताया, वैदिक पीरियड में क्या था? ब्राह्मण जो थे वो क्या थे? कर्म कांड में ज़्यादा विश्वास करने लगे थे। ठीक है जी, और वेदों की पूजा, मतलब वेदों की तरफ लोगों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित था और वो बहुत ज़्यादा कठोर थे उस समय के पूजा पाठ, कर्म कांड। तो एक नया क्रांति आती है। कौन सी? धार्मिक क्रांति आती है, जिसमें हमें 2 मुख्य धर्म पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? जैन धर्म और बुद्ध धर्म पढ़ना होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जैसे लोहे की खोज हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश की अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य मिले, जिससे पता लगा कि लोहे के यहाँ से खोज हुई और वहाँ से क्या औजार बनने शुरू हो गए थे। लकड़ी के हल अब किसके बनने लगे? लोहे के। अब हथियार भी किससे बनने लगे? लोहे के, जो ज़्यादा मजबूत होते थे। इससे क्या है? खेती परमानेंट होने लगी, एक जगह रुक कर करने लगे और एक जगह पर स्थायी निवास होने लग गया। ठीक है जी, उससे क्या आएगा? एक सामाजिक चेंज आएगा, आर्थिक चेंज आएगा और राजनीतिक में भी क्या आएगा? चेंज देखने को यहाँ पे मिलता है। कहते तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में 3 महाजनपद वश, मगध, अवंती का उल्लेख मिलता है। भाई आप ये लाइन जो है अंडरलाइन कर लेना। जो तमिल ग्रंथ है शिल्पादिकारम, उसमें 3 महाजनपद का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। कौन कौन सा? वश, मगध और अवंती। ये आपने ध्यान में रखना है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। अब हमारा जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का कि 16 महाजनपद ही हुआ करते थे या 15 होते थे या 14 होते थे, जो भी है, हमारा सोर्स क्या है? ये लिटरेचर है। इसमें जहाँ जहाँ पे जो लिखित है ना कि 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनके नाम लिखे हुए हैं, उससे हम क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं कि भाई इस तरह से भारत में क्या थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। कब? 6 बीसी में, 6 जो शताब्दी है उसमें हुआ करते थे, बीसी में। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र। और तमिल ग्रंथ कौन सा? शिल्पादिकारम। इसमें क्या है? 3 महाजनपद की वर्णन है। कौन कौन सा? वश, मगध, अवंती। कौन सा? वश, मगध, अवंती। आपने इस तरह से इसको याद रखना है। कहते विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली की थी। भाई आपने ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर। पूरे वर्ल्ड में जो वैशाली है उसकी जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? गणराज्य था, गणतंत्रात्मक, यानी कि वहाँ का जो प्रमुख था लोगों के द्वारा चुना जाता था एक फिक्स टाइम के लिए। जैसे हम क्या कहते हैं ना, हमारा भारत क्या है? गणराज्य है ना, गणतंत्रात्मक है। तो उसी तरह से पहला विश्व में कौन सा था? वैशाली। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते।
हाँ जी, देखिए अब 16 महाजनपद है, इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से पता लग गया। ठीक है जी, अब देखते हैं उसमें से कहते हैं जो 16 महाजनपद में से 15 तो थे ना वो उत्तर भारत में थे। आप जैसे भारत का ये इलाका देखते हो इस तरह से, मतलब गोदावरी जो है ना उससे ऊपर ऊपर गोदावरी वाला दक्षिणी एक पड़ता है यहाँ पर अस्मक, बाकी 15 के 15 सारे के सारे क्या है ऊपर पड़ जाएंगे, उत्तरी भारत में पड़ जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन भी रखना याद। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पे था। याद रहेगा कितने महाजनपद? 16 महाजनपद, उसमें से 15 उत्तर भारत में। ठीक है जी, और एक है जो गोदावरी नदी के तट पे है महाराष्ट्र में, और वो पड़ेगा अपना दक्षिणी भारत में, सिर्फ एक है। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, इनमें से 8 वज्जी संघ के तहत थे। अब सुनिए ध्यान से, एक महाजनपद, जैसे मान लो ये है एक महाजनपद, ये एक महाजनपद है, इसके अंडर बहुत सारे क्या थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। याद रखोगे, एक महाजनपद के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। ऐसा ही इसमें बताया गया वज्जी संघ, जो वज्जी था ना उसके अंदर कितने थे? 8 थे, 8 राज्य थे, सॉरी 10 राज्य गणतंत्र थे। इनमें से 8 वज्जी संघ के तहत थे और 2 क्या थे, मल के अंतर्गत आते थे। याद रखना 8 जो थे, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह करते 8 राज्य किसके अंडर आ गए जी? वज्जी के अंडर आ गए, और 2 किसके अंदर थे? मल के थे। तो टोटल कितने गणराज्य हो गए? 10 गणराज्य। याद करो बुद्ध के समय टोटल गणराज्य कितने? 10 थे, उसमें से वज्जी के अंडर कितने आते थे? 8 आते थे, और मल के अंडर कितने आते थे? 2 आया करते थे। आपने ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कहते अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है जिनमें 2 प्रकार के राज्य थे। ठीक है जी, 16 महाजनपद में से भी जो मतलब की व्यवस्था थी ना, प्रशासनिक व्यवस्था, वो 2 तरह की देखने को मिलती है। एक तो है राजतंत्र, दूसरा है गणतंत्र। 16 में से मतलब कि 2 तरह की प्रशासनिक व्यवस्था, एक गणतंत्र और एक राजतंत्र। राजतंत्र सिंपल है, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था, मतलब राजा का तंत्र। ठीक है जी, गणतंत्र ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण द्वारा या संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य कौन से थे? वज्जी और मल। आपने ये अंडरलाइन करना है, वज्जी और मल गणराज्य थे। वज्जी और मल क्या थे? गणराज्य थे। आगे देखते हैं, कबीले से क्या बनता था? ग्राम बनता था। ग्राम को मिलाकर क्या बना? जन बना। जन एक छोटा, ठीक है जी, जन से बड़ा क्या है? जनपद, और जनपद में से बड़ा महाजनपद। ये इसका आपने क्रोनोलॉजी याद रखनी है। कैसे? कबीले से क्या बना? एक ग्राम बना, ग्रामों को मिलाकर क्या बना? जन बना, जनों को मिलाकर क्या बनेगा? जनपद बन जाएगा, और जनपद का जब रूप बड़ा हो जाता है, जो उससे ज्यादा बड़ा रूप होगा, वो क्या हो जाएगा? महाजनपद। देखिए ऐसे याद रखोगे इसको आप। सबसे पहले ये आपका है कबीला। कबीला किसके अंडर आ गया? ग्राम के अंडर। ग्राम किसके अंडर है? जन के अंडर। ठीक है जी, और जन किसके अंदर है? जनपद के। जनपद के अंडर आ गया, और जो जनपद है वो किसके अंडर आ गया? महाजनपद। महाजनपद। तो ये वेन डायग्राम आपने इस तरह से याद रखनी है। कबीला किसके अंडर? ग्राम के अंडर। ग्राम किसके अंडर? जन के अंडर। जन किसके अंडर? जनपद के अंडर। और जनपद किसके अंडर? महाजनपद के अंडर। इस तरह से आपने ये वेन डायग्राम बना लेनी है, और इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लेना कि वज्जी और मल क्या थे? गणतंत्रात्मक प्रशासनिक व्यवस्था थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ एक चीज देखने वाली है, कहते महाजनपद राजाओं द्वारा शासित थे। ठीक है जी, परंतु कुछ महाजनपदों पर पृथक शासन व्यवस्था थी।
जिन्हें क्या बोलते, गणसंघ बोलते हैं। जैसे महाजन पद में क्या था, उनका शासन कौन चलाते थे, राजा चलाते थे, लेकिन कुछ में क्या थे, गणसंघ हुआ करते थे। गणसंघ होते हैं क्या, सुनो ध्यान से, इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा बोला जाता था। मतलब कुछ ऐसे थे जो महाजन पद जिसके ऊपर क्या है, गणसंघ का अधिकार होता था। मतलब एक राजा नहीं है, एक मतलब कि समूह चलाता था, उस समूह का नाम क्या था, गणसंघ। और हर एक जो समूह का मेंबर था ना, उसे क्या बोलते थे, क्या बोलते थे भाई, राजा कहते थे प्रत्येक को। ठीक है जी, गणसंघ ध्यान में रखना क्या होता है। कहते लोहे के आगमन के फलस्वरूप अब कृषि कार्य व्यवस्थित ढंग से होने लगा, जिसके कारण लोगों में स्थायित्व, परमानेंट रेजिडेंसी आ गई। एक जगह पर रुककर क्या है, वो क्या करने लगे, शासन करने लगे। ठीक है जी, आपने ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए, छोटे छोटे कबीले राज्य बनते जा रहे। मतलब पहले क्या थे, ये क्या थे, पशु चारक थे, चलते जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, आगे आगे बढ़ते रहते थे ये। ठीक है, लेकिन जब से लोहे की खोज हो गई, इन्होंने क्या किया, एक जगह पे परमानेंट रहकर खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो जो लैंड एरिया में इन्होंने बसाव हुआ इनका, जहाँ पे वो रुके, वो धीरे धीरे क्या बनने लगे, राज्य बनने लगे। तो आपने ये ध्यान में रखना है। कहते यहाँ देखिए, पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा। ठीक है जी, और सैन्य हथियारों में लोहे के प्रयोग का कारण एक क्रांति आ गई। अब जो सैन्य थे, इनके सैनिक हुआ करते थे, उसमें भी औजार किसके, हथियार किसके बनने लगे, लोहे के बनने लग जाते हैं। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है। तो आपको ये ध्यान में रखनी, महाजन पद में आपको क्या बदलाव देखने को मिलता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात आपको जो बदलाव देखने को मिलेगा, सेकंड नगरीयकरण देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय नगरीयकरण कहाँ देखने को मिलता है, महाजन पद में। कहाँ पर, जो 6 आपकी बीसी है, 6 शताब्दी जो बीसी है, ईसा पूर्व है, वहाँ पर आपको द्वितीय नगरीयकरण देखने को मिलता है। और इससे पहले जो मतलब नगरीयकरण कहाँ देखने को मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है जी, वैदिक काल कैसे थे, ग्रामीण थे वो तो। और उसके बाद यहाँ महाजन पद में क्या हो गया, धीरे धीरे क्या बनने लगे, नगर बनने लगे, और पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा। आप ये अच्छा, ये आ गया पॉइंट भी। कहते 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीयकरण प्रारंभ हो गया। मतलब कि अब क्या होने लगा, जो वैदिक काल की ग्रामीण व्यवस्था थी वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो गई, किसमें, नगर में। तो आपको ये बताना होगा कब से, अरण्यकों में पहली बार नगर शब्द का उल्लेख मिल रहा है। अरण्यक क्या है, वैदिक लिटरेचर। अरण्यक मैंने समझाए थे ना आपको वैदिक काल जब करवाया था, एक लिटरेचर का पार्ट है ये भी। वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, है ना, ये आपने ध्यान में रखना है। तो उसमें से कहते हैं अरण्यक में नगर शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। वेरी गुड जी। कहते मेले भी आयोजित होते थे, जो फेयर मेले लगाए जाते हैं वो भी आयोजित होते थे, उन जिन्हें समाज कहा जाता था। समाज का मतलब ये वाली सोसाइटी वाला समाज मत लेना आप, यहाँ पर जो मेले लगते थे ना उसको समाज बोला गया है। तो कई बार जो यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि महाजन पद काल में लगने वाले जो मेले थे उनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, समाज। तो जिसको नहीं आता होगा वो तो गैस भी नहीं कर पाएगा भी समाज होगा। तो आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहते विभिन्न प्रकार के श्रेणी संगठन, जिसे गिल्ड बोला जाता था, का होना भी इस काल में एक प्रमुख विशेषता बन गई। मतलब कहने का जो व्यापारी लोग थे या कोई और कार्य करने वाले अपना संगठन बनाने लगे, यूनियन बनाने लगे। अब देखो हैरानी की बात, यूनियन बनाने लगे, उन्हें क्या कहते थे, गिल्ड बोला जाता था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीटेट के एग्जाम में, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। गिल्ड संबंधित है किससे, श्रेणी संगठन से है। इसमें श्रेणी किसको बोला गया है, शिल्पकारों का संगठन। ठीक है जी, शिल्पकार, शिल्पकारों के संगठन को क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। निगम किसको बोलते हैं, व्यापारियों के संगठन को, व्यापारियों की यूनियन को। ट्रेडर्स की यूनियन को क्या बोलते थे, निगम बोलते थे। श्रेणी शिल्पकारों की। सार्थवा, यह कारवां का संगठन था, जो लोग कारवां में चलते, काफिला में चलते ना, उनका क्या था, एक संगठन था। क्या बोलेंगे उसको,
सार्थवा। तो ये 3 तो आपने याद रखने ही रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये संगठन को क्या बोलते हैं? गिल्ड बोलते हैं। और ये व्यवस्था भी चालू होगी, यानी कि तरक्की की ओर है। ये लोग भी अपने कामों का जो काम करते हैं उसकी यूनियन बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस काल की एक और विशेषता देखो यहाँ पे, सिक्के। इस काल की एक अन्य अहम विशेषता यह है कि इतिहास में पहली बार मुद्रा का प्रयोग होने लगा। उत्तर वैदिक काल में मैंने समझाया था ना, ये वही टाइम पीरियड है। कहते इस काल में निर्मित सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था, जो आमतौर पे चांदी के होते थे। आहत मतलब ये सिक्का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये किस धातु के ऊपर क्या करके दबाकर पंच करके उसको बनाया गया, ऐसे आहत सिक्का बोलते हैं। इसी समय कारशापन, पाद, मासिक, काकिरिन आदि सिक्कों का भी उल्लेख मिलता है, किंतु आहत सिक्के, जिसमें पंच मार्क सिक्का भी कहते हैं, भारत का प्राचीनतम सिक्का है। तो आपने ये याद रखना है कि क्या है, भारत का प्राचीनतम सिक्का कौन सा है? पंचमार्क है। ये आपके सामने जो है, इसके प्रथम प्रमाण तक्षशिला में मिलते हैं। ये सिक्कों के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले? तक्षशिला में, जो किसकी राजधानी? गंधार की। बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्योंकि तक्षशिला गंधार क्षेत्र में आता था, इसलिए कई बार इसे गंधारण सिक्का भी कहते थे। गंधार में मतलब तक्षशिला, वहां से मिलने के कारण इसे क्या बोलते थे? गंधारण। और सिक्के कौन से प्रचलित? पंचमार्क, जिसे आहत सिक्का भी बोला था, मतलब कि धातु के ऊपर आहत लगा के जो बनाए गए सिक्के, क्या बोलेंगे उसे? आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के। ठीक है जी, तो आपने ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, महाजन पद की शासन प्रणाली में 2 जातियां कौन कौन सी? ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्या थे जी? कर से मुक्त थे, इन्हें कर नहीं देना होता था। ठीक है जी, बाकियों को कर देना होता था। कौन कौन? तो आपको याद रखना, ब्राह्मण और क्षत्रिय को कर से मुक्ति की सुविधा प्राप्त थी। जनपदों की गणतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रतिनिधियों की संख्या संथागर कहलाती थी। इसे अंडरलाइन कर लो, संथागर। ठीक है जी, इसे अंडरलाइन करना है। क्यों करना है? सुनो ध्यान से। गणतंत्र की व्यवस्था कितने? 2 में। कौन कौन से? वज्जी और मल्ल में। ठीक है जी, वहां पर जो प्रतिनिधि होते थे ना, जो प्रतिनिधि, जो गण के, जो गण संघ के मेंबर होते थे, उन्हें क्या बोलते थे? संथागर। उनकी संख्या को क्या बोलते? संथागर बोला जाता था। महाजन पद की गणतंत्रात्मक व्यवस्था में प्रतिनिधियों की संख्या संथागर कहलाती थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब देखिए, कहते उत्तर प्रदेश में 8 महाजन पद है। ये महाजन पद याद करना इतना आसान है, आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। सीधा सीधा देखो, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8 हैं। ठीक है जी, कौन कौन से? मथुरा, आज भी आपको याद ही है, कौशल, पंचाल, चैदी, मल, काशी, वत्स, कुरु। ठीक है, कुरु जो दिल्ली वाले, जिसको क्या इंद्रप्रस्थ इसका राजधानी वगैरह। तो ये 8 के 8 तो यूपी में आ गए, उत्तर प्रदेश में आ गए। आप याद कर लोगे क्योंकि मथुरा से आपको जानकारी है, काशी आप जानते हो, कुरु आप इंद्रप्रस्थ से आइडिया लगा लोगे, यमुना की साइड वाला जो आ गया इलाका। ठीक है जी, कौशल, पंचाल, चेदी, मल। कौशल, पंचाल, चेदी, मल, आपको ये और बस ये याद रखना है। आगे है, बिहार में कितने महाजन पद है? 3 महाजन पद। कौन कौन से? अंग, मगध, वज्जी। और मगध तो सबको याद है, मगध क्या है? सबसे ज्यादा फेमस है। राजस्थान में 1 मिलेगा आपको, और मध्य प्रदेश में 1 मिलेगा। दक्षिण भारत में मैंने बताया था ना, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, तो आपने ये याद रखना है, महाराष्ट्र में 1 दक्षिण भारत का महाजनपद। इसका नाम क्या है? अशमक है। अभी मैं इनकी राजधानियां भी याद कराऊंगी। भारत से बाहर जो पाकिस्तान वाली साइड ऊपर पड़ जाते हैं हमारे, तो हम उसको देखेंगे। कौन कौन है? गंधार और कंबोज। गंधार, कंबोज, गंधार, कंबोज, आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक बार आप लोग मैप में भी देख ही लीजिए। ये देखिए जी, जो ये अपने भारत से बाहर वाले, पहले तो इसको कंप्लीट कर लो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाउंड्री पर लगभग हमारा जो जम्मू कश्मीर की साइड वाला इलाका है, यहाँ पे ये कंबोज। ठीक है जी, और गंधार, तक्षशिला जिसकी राजधानी पाकिस्तान में पड़ गया। कुरु दिल्ली वाला इलाका। ठीक है जी, और ये अपना पंचाल, वत्स, काशी, मगध, ये कहाँ पे आगे? सारे के सारे अपने उत्तर प्रदेश में।
मगध को छोड़ के। चैदी ये भी आ गया इसमें। और मत्स्य कहाँ पे आएगा? मत्स्य कहाँ पे आएगा जी? राजस्थान का इलाका। मत्स्य कहाँ पड़ गया? राजस्थान में, ठीक है जी। और अपना अवंती उज्जैनी वाला एमपी में पड़ गया, ठीक है। और ये अपना अशमक ये कहाँ पड़ गया? अपना महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे है अशमक, जिसकी पोटला पोतन जिसकी राजधानी बोला जाता है। तो इस तरह से आपने बनाना है, जैसे मर्जी करो। पहले आप उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी साइडों वाले कंप्लीट करो। दो बाहर हैं, कौन कौन से? कंबोज और गंधार। राजस्थान में कौन सा है जी? मत्स्य। एमपी में कौन सा है? अवंती। अशमक महाराष्ट्र में। बिहार में कौन कौन से है जी? आप याद करो, मगध, अंग और मल। मगध में ये अपना आ गया कौन सा? बिहार में, ठीक है जी। आपने इस तरह से याद करना है तो हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। एक दो बार आपको रिवाइज करना होगा, मैप में जरूर देखो, मैप में देखने से याद होगा, लिखने से रट्टा मारने से कुछ नहीं होना वाला। मैप में एक बार आप रिवाइज करो, एक बार में आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इनकी राजधानियां याद करेंगे और लोकेशन जानेंगे। अभी मैप में तो मैंने आपको दिखाई दिया। कंबोज, सॉरी पहले करते गंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, जहाँ के आचार्य जो प्रसिद्ध आचार्य कौन? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, है ना। और लोकेशन कहाँ पे? पाकिस्तान में। शिक्षा का ये सबसे महान केंद्र था जी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? शिक्षा का महान केंद्र हुआ करता था। कंबोज, हाटक इसकी राजधानी, कंबोज हाटक, कंबोज हाटक, ठीक है जी। और राजपुर भी कश्मीर मतलब इसको बोलते हैं, ये कश्मीर और पाक के बॉर्डर पे आपको मिलेगा क्या? कंबोज देखने को मिलता है। अंग, अंग की राजधानी क्या है? चंपा। है कहाँ पे? ये बिहार में। आप ये देखिए, अंग की तो वैसे ही याद हो जाएगी, अंग चंपा, अंग चंपा, ठीक है। अंग में भी बिंदी है और चंपा में भी बिंदी आती है, बोलने में आप याद कर लोगे, इसमें इजी है। आगे बढ़ते हैं। कहते प्राचीन नाम मालिनी, ठीक है जी। अंग का प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था। किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार। आपने ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मगध की राजधानी, मगध तो बहुत फेमस है, बहुत सारे राजवंश यहाँ पे राज करके गए हैं, इसके बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ना हमें। मगध की राजधानी ग्रीवज, राजगृह इसको बोला जाता है, और बिहार में है ये, ठीक है जी। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। मगध का नाम सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिलता है। मगध का सबसे पहले नाम कहाँ पे आता है जी? अथर्ववेद में। कहाँ पर? अथर्ववेद में। आगे बढ़ते हैं। वज्जी, वज्जी जिसकी राजधानी क्या है? विदेह है, मिथिला, वैशाली, तीनों मैंने लिख दिया आपके लिए। कहीं पे आपको विदेह भी मिल जाएगा, मिथिला भी मिल जाएगा और वैशाली भी मिल जाएगा। और कौन सी स्टेट में? ये बिहार में है। आपने इसको याद रखना है, ठीक है जी। वज्जी की राजधानी वैशाली लिच्छवी गणराज्य का शासन था, जो पूरे विश्व में सबसे पुराना गणराज्य है। पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य कौन सा? वैशाली। वैशाली किसकी राजधानी? वज्जी की। व से वैशाली, व से वज्जी, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे बिहार के कंप्लीट हो गए हैं और अपने जो भारत से बाहर के वो कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मथुरा, मथुरा 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 ये कहाँ पर है? यूपी में। इसके बारे में जाने, इसकी राजधानी क्या है? सूरसेन। मथुरा की सूरसेन। कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। अच्छा, श्रावस्ती का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ आया? बौद्ध धर्म का जब मैं चैप्टर करवा रही थी उसमें मैंने क्या बताया था? श्रावस्ती वो एक जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए? श्रावस्ती में। आगे करते, आगे बढ़ते। पंचाल, पंचाल, पंचाल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पंचाल का 2 पार्ट है, ठीक है जी। उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। अब जो उत्तरी पंचाल है उसकी राजधानी क्या है? अचित्र, अचित्र। और दक्षिणी पंचाल की राजधानी है कांपिल्य। क्या है? कांपिल्य। और चेदी, चेदी भी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इसकी राजधानी शक्तिमती, सुक्तिमती, सथोतवती, ये आप याद रखोगे इसको भी, ठीक है जी, याद रखना इस चीज को। मल, आगे बढ़ते हैं। मल,
मल का है कुशीनारा या कुशीनगर भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पे? पावापुरी, देवरिया, गोरखपुर। मल महाजनपद गणराज्य था यहाँ पर। कौन सा जी? मल क्या था? गणराज्य था। मल और वज्जी याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। 16 में से जो 2 हैं, कौन कौन से? मल और वज्जी गणतंत्र थे, बाकी सारे के सारे राजतंत्र थे। आगे बढ़ते हैं, काशी। काशी की तरफ बढ़ते हैं। काशी को तो सब जानते हैं। काशी है जी, इसकी राजधानी है वाराणसी। कौन सी? वाराणसी। कहाँ पे? यूपी में है जी। मत्स्य, मत्स्य क्या है? विराटनगर, राजस्थान में है। जयपुर में, राजस्थान लिख लो, यहाँ पे लिखा ही हुआ है राजस्थान। आप ये देखिए, आपने भगवान विष्णु का मत्स्य स्वरूप के बारे में कथा सुनी होगी ना, विराट रूप, तो आप याद कर सकते हो मत्स्य विराट। और वैसे भी राजस्थान क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। तो आप कोरिलेट करके कहानी की तरह याद कर लो कि मत्स्य विराटनगर, विराट मतलब बहुत बड़ा, और राज्य कौन सा बड़ा? हमारा राजस्थान। तो इस तरह से कहानी को जोड़ के याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वत्स, वत्स, वत्स के बारे में देखते हैं। आपने जो वैसे रामायण वगैरह या कुछ भी ऐसे जो धार्मिक जो सीरियल आते हैं, उसमें कहते हैं ना, जो तपस्या कर रहा होता कोई भक्त, तो भगवान आके बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए, है ना, वत्स। तो वत्स की कौशाम्बी, कि मुझे कौशाम्बी चाहिए, और जो कहाँ पे? यूपी में है। कौशाम्बी बौद्ध व जैन धर्म दोनों का क्या है? प्रमुख केंद्र है। किसका जी? जैन और बौद्ध धर्म का। कौशाम्बी, वत्स को क्या चाहिए? कौशाम्बी चाहिए, ठीक है जी। और कौशाम्बी कहाँ पे है? यूपी में है। और जो कौशाम्बी है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का ही धार्मिक प्रमुख केंद्र है। आपने इस बात को याद रखना है। आगे देखते हैं, कुरु। कुरु को सब जानते होंगे, इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली वाला, दिल्ली, मेरठ और दक्षिण में ये हरियाणा का एरिया पड़ जाता है, मेरठ वाला एरिया पड़ जाता है लगभग, ठीक है जी। तो आप याद कर लेना इसको। अवंती, अवंती के भी 2 पार्ट हैं, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। हाँ ठीक है जी, जैसे पंचाल का था ना, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल, वैसे ही अवंती के भी 2 रूप हैं, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी वाले की क्या है? उज्जैन, और दक्षिणी वाले की महाश्मती, ठीक है जी। इस तरह से आपने इस चीज़ को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो प्रधोत यहाँ का प्रतापी शासक हुआ है। अवंती का जो शासक था चंद्र प्रधोत, है ना, तो इसको आपने याद रखना है। तो बिंबिसार ने यहाँ हर्यंक वंश के बिंबिसार जो मगध का शासक था, उसने अपना जो वैद्य था वो उसको यहाँ पे चंद्र प्रधोत को यहाँ पे क्या है? भेजता है। जीवक को, सॉरी जीवक जो है वैद्य है उसको भेजते हैं कहाँ पर? चंद्र प्रधोत का इलाज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अश्मक, अश्मक क्या होता है जी? अश्मक से आप कोरिलेट कर सकते घोड़ा, अश्मक ही बोलते हैं घोड़ा, है ना। और वो क्या लेके जा रहा है? पोटली लेके जा रहा है। अश्मक, पोटली या पोतन, जो भी आपने याद करना है। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, और दक्षिण भारत का एकमात्र है जो दक्षिण में पड़ता है ये महाजनपद। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी की तट पे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है जी? अश्मक है। किस नदी के किनारे? गोदावरी। स्टेट कौन सी पड़ गई? महाराष्ट्र पड़ गई। तो इस तरह से आपने इस चीज को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मगध के बारे में जानकारी ज़्यादा हासिल करनी है हमने, क्योंकि मगध के ऊपर ना 7 राजवंशों ने जो है क्या अपना शासन किया है। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक है, सुंग वंश और अपना कर्ण वंश। इस तरह से आपने याद करना है। साथ में आपको डिटेल में कराऊंगी। मगध की एक बारी जानकारी हासिल करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। मगध की प्राचीन रूपरेखा महाभारत और रामायण से मिलती है, ठीक है जी। 2 हमारे जो महान एपिक्स है वहाँ से जानकारी किसकी मिलती है? मगध से, मगध की जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन राजवंश बृहद्रथ राजवंश था, जिसका संस्थापक था बृहद्रथ था। मतलब कि हर्यंक वंश पढ़ने से पहले
मगध के ऊपर एक वंश और रह के गया है, लेकिन उसका ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं, तो उसके बारे में इतना लिखा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है इस चीज़ को। कौन सा वंश? भद्रद वंश। ठीक है जी। उसका शासक कौन था? संस्थापक कौन था? भद्रद था। भद्रद के पुत्र का नाम जरासंध था। ठीक है जी। भद्रद आ गया, भद्रद। इसके पुत्र का नाम क्या है? जरासंध। जरासंध इसके पुत्र का नाम है। जरासंध क्या है? बहुत पराक्रमी था, प्रतापी राजा था भाई। उसने बहुत से राजाओं को हराया, परंतु श्री कृष्ण के कहने पर भीम के हाथों हार स्वीकार की थी। इसने भीम के हाथों क्या है? भीम के हाथों हार स्वीकार की थी। किसके कहने पे? भगवान श्री कृष्ण के कहने, तथा मृत्यु को प्राप्त हुआ। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। ये 3 बंदों के नाम आपने याद रखने हैं। कौन? बृहद्रथ, जो बृहद्रथ वंश का संस्थापक था। मगध का सबसे पहले शासक यही हुआ करता था। हर्यंक वंश से भी पहले ये हुआ करता था, लेकिन ज़्यादा लिखित प्रमाण नहीं है। सिर्फ महाभारत में और रामायण में इसका जिक्र आया हुआ है, और कहीं देखने को नहीं मिला। बृहद्रथ का बेटा कौन? जरासंध। जरासंध का बेटा कौन? रिपुंजय। अंतिम था, बेटा नहीं, अंतिम था। और इसको जो जरासंध था बहुत ज़्यादा प्रतापी था। इसको किसके कहने पे इसने हार मानी? श्री कृष्ण के। और किससे? भीम से। आपने याद रखना है। आगे देखते हैं। रिपुंजय की हत्या इसके मंत्री पुलिक ने की थी। ये भी याद रखना। रिपुंजय जो था, इसका हत्या किसने की? पुलिक ने की थी। रिपुंजय था कौन? भद्रद वंश का अंतिम शासक। आपने इस बात को ध्यान में रखना है, यानी कि भद्रद वंश के 3 शासकों के नाम आपको याद रखने हैं। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।